ब्रह्मांड विशाल है, इतना विशाल जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसमें अरबों आकाशगंगाएं हैं और हर एक आकाशगंगा में अरबों सितारे और शायद इससे भी ज्यादा ग्रह। जब इस ब्रह्मांड में इतनी दुनियाएं मौजूद हैं, तो हमारे मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि जीवन कहीं और भी हो सकता है। और इस सवाल ने हमारी मानवता को तब से परेशान किया है जब से हमारी मानव सभ्यता ने क्यूरियोसिटी से आंखें उठाकर आकाश की ओर देखा है। लेकिन क्या होगा अगर हर संभावना के विपरीत हम सचमुच इस ब्रह्मांड में अकेले हों? क्या होगा अगर जीवन का उदय, खासकर बुद्धिमान जीवन का, इतना दुर्लभ है कि केवल पृथ्वी ही वो जगह है जहां ये चमत्कार हुआ है? हम इंसानों के लिए ये आइडिया कि ब्रह्मांड में कहीं भी एलियंस नहीं हो सकते काफी अनसेटलिंग है। ये वाकई डराने वाला है। किसी भी ऐसी संभावना का एहसास हमारी मानवता पर गहरे प्रभाव डाल सकता है। ये हॉरिफिक आइडिया हमें कुछ ऐसे संकेत देता है कि जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियां केवल दुर्लभ ही नहीं बल्कि लगभग असंभव रूप से यूनिक हैं। ये हमारी बायोलॉजी, फिजिक्स और ब्रह्मांड के नेचर की हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देगा। इस वीडियो में हम उन डरावने रीजंस पर बात करेंगे जिनकी वजह से कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एलियंस का अस्तित्व में होना असंभव हो सकता है। फर्मी पैराडॉक्स, द ग्रेट फिल्टर और रेयर अर्थ हाइपोथेसिस पर भी बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम संभावनाओं पर विचार करते करते एक डेड एंड पर आकर रुक गए हैं। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि आखिर ये संभावना मानवता के लिए क्यों डरावनी है, न सिर्फ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से बल्कि फिलोसॉफिकल और एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव से भी। आखिर एलियंस के ना होने से हमें क्या दिक्कत हो सकती है और ये कैसे हमारे खुद के अस्तित्व पर सवाल खड़े करता है। बने रहिए इस वीडियो में एकदम अंत तक, क्योंकि हम ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां अंतरिक्ष और समय की सारी सीमाएं खत्म होने वाली हैं। द फर्मी पैराडॉक्स एंड द ग्रेट साइलेंस। परग्रही जीवन को लेकर सवाल सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या ये मौजूद हो सकता है, बल्कि सवाल तो ये भी है कि अगर ये वाकई में मौजूद है तो हम अब तक इनके होने का कोई सबूत या संकेत क्यों नहीं ढूंढ पाए हैं। इसी उलझन को फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने एक बार पूछा था, वेयर इज एवरीबॉडी? उनका ये सवाल कोई रैंडम सवाल नहीं था और न ही ये कोई मजाक में पूछा गया सवाल था, बल्कि ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड और ऑब्वियस सा सवाल था जिसने बाद में सबके दिमाग को हिला कर रख दिया था। तो आखिर ये फर्मी पैराडॉक्स है क्या? फर्मी पैराडॉक्स हमारे सामने तब आता है जब हम ब्रह्मांड में जीवन के होने की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं होने के बाद भी किसी एलियन सभ्यता से संपर्क नहीं कर पाई हैं और इवन ना ही इस तरह के परग्रही जीवन को कहीं खोज पाई हैं। सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही अरबों सितारे और संभवत अरबों ग्रह मौजूद हैं जो जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर हम बहुत ही सामान्य सा अनुमान लगाते हैं तो ये भी कहा जा सकता है कि बुद्धिमान जीवन इस ब्रह्मांड में कई जगहों पर हो सकता है। लेकिन फिर भी दशकों की खोज के बावजूद भी अभी तक हम किसी भी एलियन लाइफ के कोई संकेत नहीं खोज पाए हैं जो ये सिद्ध करता हो कि बुद्धिमान एलियंस वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं। द ग्रेट साइलेंस उस अजीब और डरावनी शांति को दर्शाता है जो एलियन सभ्यताओं के संकेतों या प्रमाणों के पूरी तरह से न होने के कारण बनी हुई है। हमारे हर संभव प्रयासों के बावजूद, जिसमें सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं, जो पिछले आधे दशक से बुद्धिमान जीवन के संकेतों को सुनने की कोशिश कर रही हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी हमें आज तक कुछ नहीं मिला, सिर्फ सन्नाटा और अंधेरे से भरा ब्रह्मांड। हमारे ब्रह्मांड की ये गहरी शांति कई संभावनाओं द्वारा समझाई जा सकती है। हो सकता है कि एलियन सभ्यताएं ऐसी कम्युनिकेशन टेक्निक्स का उपयोग कर रही हों जो शायद हमारी समझ से परे हों, या वे जानबूझकर हमसे संपर्क करने से बच रही हों। एक और संभावना ये हो सकती है
कि इंटेलिजेंट लाइफ इस यूनिवर्स में बेहद दुर्लभ है, और या फिर सभ्यताएं अपनी ही प्रगति के चलते खुद को नष्ट कर देती हैं इससे पहले कि वे ब्रह्मांड के पार किसी दूसरी सभ्यता से संपर्क स्थापित कर पाएं। फर्मी पैराडॉक्स के लिए सबसे मजबूत सॉल्यूशन द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस है। द ग्रेट फिल्टर वैज्ञानिकों को ये बताता है कि किसी भी सभ्यता के जीवन के विकास में एक ऐसा भी चरण आता है जिसे पार करना बेहद मुश्किल होता है। ये फिल्टर जीवन की शुरुआत से लेकर कॉम्प्लेक्स लाइफ के विकास तक या फिर बुद्धिमान और तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यताओं के उदय तक कहीं पर भी हो सकता है। अगर हम ये मानकर चलें कि द ग्रेट फिल्टर हमारे पीछे है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक नॉर्मल लाइफ का एक जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म में इवॉल्व होना ही वो ग्रेट फिल्टर है, जिससे निकलना ही हर सभ्यता के बस की बात नहीं होती। और ये हमें बताता है कि इस ब्रह्मांड में जटिल जीवन का उदय ही बेहद दुर्लभ चीज है, और मानवता उन कुछ सभ्यताओं में से एक है जिन्होंने इस सीमा तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर ली है। और शायद हम ऐसी अकेली सभ्यता है जो इस मुकाम तक पहुंच पाई है। लेकिन अगर ग्रेट फिल्टर हमारे आगे है, तो इसका मतलब है कि उन्नत सभ्यताएं या तो खुद को नष्ट कर देती हैं, और या फिर ब्रह्मांड में फैलने से पहले उन्हें कुछ ऐसे चुनौतीपूर्ण हालातों का सामना करना पड़ता है जिन्हें वे पार नहीं कर सकती। द ग्रेट फिल्टर का विचार डरावना इसलिए है क्योंकि ये संकेत देता है कि किसी भी सभ्यता के लिए अंतरिक्ष यात्रा करने योग्य बनने के लिए ऐसी कोई रुकावट भी हो सकती है जिसे शायद कभी पार नहीं किया जा सकता, फिर चाहे वो उस सभ्यता के तकनीकी विकास से खुद का ही नष्ट हो जाना हो, या फिर कोई बहुत बड़ी एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी हो, या कुछ और पूरी तरह से अलग हो। द ग्रेट फिल्टर बुद्धिमान जीवन के विकास के बारे में एक गंभीर और निराशाजनक तस्वीर पेश करता है। द रेयर अर्थ हाइपोथेसिस, आखिर क्यों इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले हो सकते हैं? फर्मी पैराडॉक्स के इस सवाल का एक और सॉल्यूशन है, वो है रेयर अर्थ हाइपोथेसिस, जो ये बताता है कि कॉम्प्लेक्स लाइफ के एवोल्यूशन के लिए एक बेहद इम्पॉसिबल कोइंसिडेंस के होने की आवश्यकता होती है, जो ऐसी खगोलीय और भूवैज्ञानिक घटनाओं और परिस्थितियों के मेल से बनती है जिनका एक साथ होना ही दुर्लभ होता है। लेकिन ये हमारी धरती पर हुई थी, और जहां से हमारा जीवन पैदा हुआ। हमारी धरती की ही कुछ ऐसी खासियतें हैं जो इसे ब्रह्मांड के बाकी ग्रहों से अलग बनाती हैं। स्पेशल अर्थ। द रेयर अर्थ हाइपोथेसिस के मुताबिक इस यूनिवर्स में सूक्ष्म जीवन यानी कि माइक्रोबियल लाइफ नॉर्मली एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन इसके एकदम उलट जटिल जीवन और खासकर बुद्धिमान जीवन अत्यधिक दुर्लभ है। यह हाइपोथेसिस इस विचार पर आधारित है कि हमारी पृथ्वी में कुछ ऐसे विशिष्ट गुण हैं जिन्होंने धरती पर जटिल जीवन को पनपने की अनुमति दी, ऐसे गुण जो इस यूनिवर्स में कहीं और नहीं हो सकते। यहाँ धरती पर कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो हमारी धरती को यूनिक बनाती हैं। हमारी पृथ्वी का एक स्टेबल ऑर्बिट है जो सूर्य के हैबिटेबल जोन के भीतर मौजूद है, जहां पानी अपनी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है। इसके अलावा पृथ्वी का मौसम बाकी दूसरे ग्रहों की तुलना में काफी शांत है। यहाँ न तो शुक्र ग्रह की तरह बेहद गर्म वातावरण है और न ही मंगल ग्रह की तरह ठंडा मौसम, क्योंकि हमारी पृथ्वी का बड़ा चांद इसके एक्सियल टिल्ट और यहाँ पर बनने वाली ऋतुओं को स्थिर करता है। धरती का एक सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र भी है। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पल रहे जीवन को सूर्य और ब्रह्मांड से आने वाले खतरनाक रेडिएशन से बचा कर रखता है। इसके अलावा पृथ्वी का इतिहास कई भाग्यशाली घटनाओं से भी प्रभावित रहा है, जैसे वो एस्टेरॉयड इम्पैक्ट जिसने डायनासोर्स को नष्ट कर दिया था, जिसने स्तनधारियों को पृथ्वी पर इवॉल्व होने का मौका दिया। धरती पर जीवन के विकास को टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियों ने भी प्रभावित किया है, जो पोषक तत्वों को रिसाइकल करती हैं और पूरे प्लेनेट के जलवायु को भी नियंत्रित करती हैं। हमारे सौरमंडल में जुपिटर और हमारे चांद की मौजूदगी भी पृथ्वी को बेहद खास बनाती है। सौरमंडल में जुपिटर की उपस्थिति ने पृथ्वी को लगातार होने वाली विनाशकारी एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका विशाल गुरुत्वाकर्षण बल
हमारे लिए एक शील्ड की तरह काम करता है, जो कई कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स को पृथ्वी की दिशा से मोड़ देता है या उन्हें पकड़ लेता है, जो कहीं न कहीं हमारी धरती के लिए खतरा बन सकते थे। इस तरह पृथ्वी का बड़ा चांद भी हमारे ग्रह की एक्सियल टिल्ट यानी कि ध्रुवीय झुकाव को स्थिर करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे जलवायु में अचानक होने वाले परिवर्तनों को रोका जा सकता है, जो इस धरती पर पल रहे जटिल जीवन के विकास में बाधा डाल सकते थे। हमारा चांद समुद्री लहरों को भी प्रभावित करता है और शायद जीवन के विकास में इसका बहुत ज्यादा योगदान भी रहा है। इसके अलावा हमारा जीवन भाग्यशाली घटनाओं की देन भी हो सकता है। रेयर अर्थ हाइपोथेसिस का तर्क ये भी है कि जटिल जीवन के पनपने के लिए सिर्फ एक या दो ऐसे तत्वों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सभी तत्वों का सही संयोजन यानी कि राइट कॉम्बिनेशन का होना भी बहुत जरूरी है। इन सभी परिस्थितियों का किसी अन्य ग्रह पर एक साथ होना इतना दुर्लभ है कि शायद पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह हो सकता है जहां जटिल और बुद्धिमान जीवन मौजूद हो। ये सिद्धांत उन विचारों को भी चुनौती देता है कि जीवन ग्रहों के विकास में पड़ने वाले एक लेवल के समान है। अगर किसी ग्रह पर एवोल्यूशन हो रहा है तो वहां उन परिस्थितियों के आधार पर जीवन पनप सकता है, बशर्ते वहां जीवन के पनपने के लिए बाकी परिस्थितियां भी होनी चाहिए। और ये भी संभव हो सकता है कि हम इस ब्रह्मांड में एकमात्र उन्नत सभ्यता हों। अगर हमारा ये मानना सही है तो रेयर अर्थ हाइपोथेसिस का मतलब होगा कि मानवता की एक असाधारण जिम्मेदारी है जीवन को संरक्षित और सुरक्षित रखने की, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड में जटिल जीवन का एकमात्र उदाहरण हो सकती है। और साथ ही हमारा ये ब्रह्मांड हर कदम पर खतरों से घिरा हुआ है। Why a lifeless universe is a horrible idea for humanity? चलिए अगर हम ये मान लें कि ब्रह्मांड में कहीं और एलियंस नहीं है, तो ये सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी का सवाल नहीं है। इसके हमारी मानव सभ्यता पर गहरे और महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं। और आखिर ये विचार परेशान करने वाला क्यों है, आइए जानते हैं। अकेलेपन का गहरा एहसास। अगर हम ब्रह्मांड में अकेले हैं तो इसका मतलब होगा कि जीवन, बौद्धिकता और पृथ्वी पर जीवन में मौजूद चेतना बेहद दुर्लभ है। संभव है कि ये पृथ्वी के अलावा कहीं और मौजूद ही न हो। ये सोच हमारे भीतर एक गहरे अकेलेपन और अलगाव का एहसास दिला सकती है, क्योंकि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जिसमें कोई और प्राणी या सभ्यता नहीं है। इस विचार से हमारी सभ्यता का अस्तित्व और भी नाजुक हो जाता है और हमारा ज्यादा असुरक्षित महसूस करना भी तय है। अगर हम अकेले हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें इस यूनिवर्स के वंडर्स का आनंद लेने के लिए कोई और साथी नहीं मिलेगा और न ही कोई और सभ्यता होगी जिससे हम कुछ नया सीख पाएंगे, या फिर साथ में ब्रह्मांड के रहस्यों को टटोल सकेंगे, और या फिर इस अनंत ब्रह्मांड में सफर करने के लिए हमारे साथ कोई साथी होगा। भले ही ये ब्रह्मांड अरबों खरबों तारों से ही क्यों न भरा पड़ा हो, लेकिन हमारे लिए इसमें हमेशा अकेलापन और खालीपन मौजूद रहेगा। अगर पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां जीवन मौजूद है, तो मानवता पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। अब हम इस पूरे ब्रह्मांड के जीवन, ज्ञान और संस्कृति के अकेले संरक्षक बन जाते हैं, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखें, उसे फलने फूलने दें। इस शुरुआती स्टेज पर ही ये जिम्मेदारी हमारे लिए भारी हो सकती है, क्योंकि इसका मतलब है कि पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का खतरा, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं, मानवीय गलतियों या ब्रह्मांडीय घटनाओं से हो, वो पूरे ब्रह्मांड के जीवन को खतरे में डाल सकता है। इसका मतलब ये भी है कि अगर मानव जीवन खत्म, तो समझो इस पूरे ब्रह्मांड से ही इंटेलिजेंट लाइफ का खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट इस बात पर भी जोर देता है कि हमें अपनी पृथ्वी की देखभाल करनी होगी, उन सभी चुनौतियों का सामना करना होगा जिनका हम आजकल सामना कर रहे हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और बायोडायवर्सिटी में आने वाली कमी। आज हम इंसान ही इस धरती पर प्रमुख जीव हैं जो बुद्धिमान हैं, तो इन सब की रक्षा की जिम्मेवारी भी हमारी ही बनती है।
तो अगर वाकई एलियंस का अस्तित्व कहीं और नहीं है तो ये न सिर्फ हमारे जीवन को और भी महत्वपूर्ण बना देता है बल्कि हमारी जिम्मेवारियों को भी बढ़ा देता है। द एंड ऑफ एक्सप्लोरेशन। अगर ब्रह्मांड में जीवन नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने का अब कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इस असीम ब्रह्मांड में भरे उन निर्जन ग्रहों और वीरान पड़े इलाकों तक ही इंसानों की खोज सीमित रह जाएगी, जहां ना तो जीवन की विविधता होगी और ना ही कॉम्प्लेक्स लाइफ होगी। ये सोच हमारी उस एक्सप्लोरेशन की खोज की भावना को भी कमजोर कर सकती है जो मानवता को आगे बढ़ाती है, क्योंकि अन्य सभ्यताओं या जीवन के अन्य रूपों को खोजने की संभावना फीकी पड़ने लग जाएगी। एक निर्जीव पड़े ब्रह्मांड का एक्सप्लोरेशन उतनी उत्सुकता और आश्चर्य नहीं जगा पाएगा जितना कि नए रूपों के जीवन और बुद्धिमत्ता को ढूंढने में होता है। इसका मतलब यह है कि हमारी यात्रा शायद अकेले ही होगी, जिसमें ना तो कोई अन्य प्राणी मिलेंगे और ना ही उनसे कुछ नया सीखने का मौका मिल पाएगा। अंतिम विलुप्ति का डर। अगर हम ब्रह्मांड में अकेले बुद्धिमान प्राणी हैं तो मानवता और पृथ्वी पर जीवन के अंत का विचार और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। हमारा ये विचार कि जीवन, बुद्धिमत्ता और चेतना केवल एक बार ही इस ब्रह्मांड में अस्तित्व में आए हों और फिर बिना किसी निशान के अचानक ही समाप्त हो जाएं, ये बहुत गंभीर है और हमें मायूस कर देता है कि हमारे बाद इस ब्रह्मांड में रहने वाला कोई नहीं होगा। इस अंतिम विलुप्ति का डर हमें जीवन और ज्ञान की रक्षा करने के महत्व को समझाने में मदद करता है। ये हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी मानव सभ्यता के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए अन्य तरीकों की खोज करें, फिर चाहे वो तकनीकी उन्नति, स्पेस एक्सप्लोरेशन या फिर लंबे समय तक इस ब्रह्मांड में टिके रहने की रणनीतियों के माध्यम से हो। ये हमें पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संजोने और उसे बचाए रखने की आवश्यकता को भी बताता है, क्योंकि ये संभवतः इस ब्रह्मांड में जीवन का एकमात्र उदाहरण हो सकता है। अगर वाकई इस यूनिवर्स में हम अकेली सभ्यता हैं तो ये न केवल हमारे अस्तित्व को और महत्वपूर्ण बनाता है बल्कि हमें जीवन की सुरक्षा और इसके ज्ञान की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी सौंपता है। इसके अलावा इस एंटायर यूनिवर्स में अकेले होने का ख्याल ही हमारे अस्तित्व, उद्देश्य और अर्थ के बारे में कई गहरे सवाल उठाता है। अगर जीवन केवल पृथ्वी पर ही है तो इस असीम ब्रह्मांड में जीवन हर जगह मौजूद हो सकता है। हमारी ये सोच पूरी तरह से गलत साबित हो जाती है और शायद फर्मी का सबसे फेमस सवाल भी गलत साबित हो जाता है। यह हमें इस बात का भी संकेत देता है कि हमारा अस्तित्व इस निर्जीव ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ एक संयोग हो सकता है। ये सोच हमें जीवन के अर्थ और उद्देश्य और इस ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में सवालों का सामना करने पर मजबूर करती है। ये हमें चुनौती देती है कि हम इस ब्रह्मांड में हमारे जीवन के अर्थ और संतोष की खोज करें और अपने जीवन के अस्तित्व के रहस्य को भी खोजें। ये स्वीकार करें कि हम इस ब्रह्मांड में शायद अकेले बुद्धिमान प्राणी हैं, लेकिन फिर भी आज तक हमें इस ब्रह्मांड में किसी बुद्धिमान सभ्यता के होने के संकेत नहीं मिले। और यही सवाल वैज्ञानिकों और स्पेस एंथुसियास्ट को दशकों से परेशान कर रहा है। अगर ब्रह्मांड इतना विशाल और पुराना है तो बाकी सब लोग कहाँ हैं? क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं अकेले तो नहीं हैं? कुछ थियरीज कहती हैं कि हम एक विशाल कॉस्मिक जू में रहते हैं। कुछ कहते हैं कि ग्रेट फिल्टर नाम की कोई चीज होती है जो सभ्यताओं को रोक कर रखती है। हर एक सॉल्यूशन इस यूनिवर्स में हमारी प्रेजेंस को घोस्टली और डरावना बना देता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां से शायद वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा, लेकिन डरना बिल्कुल मना है। द स्केल ऑफ यूनिवर्स और फर्मी का बड़ा सवाल। फर्मी पैराडॉक्स को सही तरीके से समझने के लिए हमें अपने ब्रह्मांड के विशाल आकार को समझना होगा। जरा सोच के देखिए कि सिर्फ हमारी मिल्की वे का आकार ही 1,00,000 लाइट ईयर्स का है। इसके भीतर 100 अरब के लगभग तारे हैं जिनके पास एक पोटेंशियल प्लेनेट होगा, और अब इस नंबर को एस्टिमेटेड 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में फैली हुई हैं, और हमें मिलेंगे काउंटलेस स्टार्स,
अनगिनत ऐसे ग्रह जहां जीवन संभव हो सकता है। इसके अलावा इस यूनिवर्स के ट्रू स्केल को तो हम इमेजिन भी नहीं कर पाए हैं। इस माइंड बॉगलिंग डेटा को ध्यान में रखकर हम सोचें कि अगर इन सितारों का एक छोटा सा हिस्सा भी ग्रहों से घिरा हुआ है और इन ग्रहों का एक छोटा सा हिस्सा भी रहने लायक है, तो फिर इंटेलिजेंट लाइफ हर जगह होनी चाहिए। तो जब 1950s में फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने अपना फेमस सवाल पूछा, तो वो कोई मजाक में पूछा गया सवाल नहीं था। उनका सवाल वेयर इज एवरीबॉडी एक ऐसी कैलकुलेशन पर आधारित था जिसे नकारा नहीं जा सकता और जो दिमाग को झकझोर कर रख देने वाला था। असली रहस्य तो इन सवालों में है। अगर इंटेलिजेंट लाइफ सच में पॉसिबल है, तो हमने अब तक किसी से संपर्क क्यों नहीं किया? हमने कोई रेडियो सिग्नल क्यों नहीं पकड़ा? कोई टेक्नोलॉजिकल एविडेंस क्यों नहीं देखा? या फिर हमें कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के ट्रेसेस क्यों नहीं मिले? इन सब बातों पर सोच विचार करने से तो ऐसा ही लगता है कि या तो इस विशाल ब्रह्मांड में हम बिल्कुल अकेले हैं, और या फिर कुछ ऐसा है जो दूसरी सभ्यताओं को हमसे संपर्क करने से रोक रहा है। आखिर वो क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो हम इस ब्रह्मांड के सबसे पहले इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस में से एक हैं, एक कॉस्मिक रेयरिटी, और या फिर इंटेलिजेंट लाइफ इस यूनिवर्स में एक आम चीज है, लेकिन वो छिप रही है किसी डरावनी वजह से। हर सभ्यता अपना कदम रोक लेती है और वो दूसरी सभ्यताओं से संपर्क नहीं कर पाती। और ये सवाल सिर्फ कॉस्मिक क्यूरियोसिटी से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर वास्तव में कुछ ऐसा है जो हमें या उन्हें रोक रहा है, तो ये हमारे खुद के फ्यूचर के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। वैज्ञानिक इसे द ग्रेट साइलेंस कहते हैं, एक ऐसा डरावना शब्द जो ब्रह्मांड की उस चुप्पी को समेटे हुए है जहां हम सिग्नल्स, खोजों और जीवन के निशान खोजे जाने की कल्पना करते हैं। ये साइलेंस हमें ये महसूस करवाती है कि जैसे ब्रह्मांड ही हमसे एक सच्चाई छिपाने का प्रयास कर रहा हो। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या कोई बाउंड्री है जो इतनी एडवांस है कि हम उसे पहचान नहीं पा रहे, या शायद कोई नियम है जिसे तोड़ने की कोई हिम्मत नहीं करता? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम कुछ ऐसी ही थियरीज को देखेंगे जो हमें अपनी जटिलताओं में उलझाकर डरा देंगी। हर पैराडॉक्स का आंसर उतना ही विशाल और जटिल है जितना कि ये ब्रह्मांड है, और इसमें से हर एक हमारे ब्रह्मांड को देखने का तरीका बदलने की क्षमता रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे डरावनी थियरी, द ग्रेट फिल्टर से, जो बताती है कि एक हिडन बैरियर है जो इस यूनिवर्स में सभ्यताओं को रोक देता है, और ये एक्सप्लेन कर सकती है कि आखिर हम इतने खालीपन से क्यों घिरे पड़े हैं। द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस। द ग्रेट फिल्टर का सिद्धांत कहता है कि इस ब्रह्मांड में कोई न कोई ऐसा बैरियर है, शायद एक अदृश्य दीवार जैसा, जो सभ्यताओं को एडवांस स्टेज तक पहुंचने से रोकता है। और यहाँ पर जो सबसे भयावह बात है वो ये है कि हमें नहीं पता कि क्या हम पहले ही इस द ग्रेट फिल्टर से गुजर चुके हैं या फिर ये अभी हमारे इंतजार में है। द ग्रेट फिल्टर किसी भी समय एक सभ्यता के सफर में कहीं पर भी हो सकता है, जीवन के शुरुआती दौर से लेकर जटिल समाजों के विकास तक। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि शायद ये फिल्टर हमारे पीछे है। मतलब यह है कि एक सिंपल लाइफ फॉर्म से निकलकर इंटेलिजेंट बनना ही एक रेयर सिचुएशन है। आखिरकार पृथ्वी अरबों सालों से अस्तित्व में है, लेकिन कॉम्प्लेक्स लाइफ यहाँ हाल ही में विकसित हुई है। इसका मतलब है कि हम बहुत लकी हैं कि हम शायद द ग्रेट फिल्टर को पार कर चुके हैं और आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इस हिसाब से कुछ लोग समझते हैं कि इंटेलिजेंट होना ही वो सबसे बड़ा फिल्टर था, लेकिन यहाँ पर एक और डार्क पॉसिबिलिटी है। क्या हो अगर ग्रेट फिल्टर जस्ट हमारे सामने हो? जरा सोचिए, एडवांस सिविलाइजेशंस आपस में संपर्क करने से पहले खुद को ही नष्ट कर देती हैं। क्या हो अगर ग्रेट फिल्टर की ये डिफॉल्ट सेटिंग हो, सभ्यताओं का उन्नत होकर खुद ही नष्ट हो जाना? आज हम भी ऐसी ही तकनीकें विकसित कर रहे हैं जो पलक झपकते ही हमारी दुनिया को खत्म कर सकती हैं। न्यूक्लियर वेपन्स, क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब। द ग्रेट फिल्टर की सेंस में सभ्यताएं उन्नत तो हो जाती हैं, लेकिन कभी अगली स्टेज तक नहीं पहुंच पाती। कल्पना कीजिए उन अनगिनत सभ्यताओं की जो महानता की कगार पर पहुंचने के बाद भी गिर जाती हैं। युद्ध, एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफीज,
और यहाँ तक कि खुद के बनाए बायोलॉजिकल वेपन से वो सभ्यताएं खुद ही विलुप्त हो गई होंगी और अब तक उनके अस्तित्व के निशान भी मिट चुके होंगे। यही कारण हो सकता है कि हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता, कोई ऐसा सिग्नल नहीं जो किसी इंटेलिजेंट एलियन सभ्यता ने भेजा हो। हमारे आसपास का ये चुप पड़ा ब्रह्मांड क्या पता एक बड़ा कब्रिस्तान हो उन सभ्यताओं का जो द ग्रेट फिल्टर को पार नहीं कर पाई। द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस का एक और डरावना पहलू ये भी है कि हो सकता है कि इंटेलिजेंट लाइफ इस यूनिवर्स में जन्म तो लेती है लेकिन वो ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाती, जिससे उन्हें इंटरस्टेलर ट्रैवलर बनने का समय ही नहीं मिल पाता। सोचिए अगर हम इस कॉस्मिक लैडर को चढ़ने में कामयाब हो जाएं, लेकिन अगर आसपास देखेंगे तो हमें खाली और अंधियारे से भरा अंतरिक्ष और इसमें तैरते हुए तारे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इससे पहले कि आप निराश हो जाएं, याद रखें कि शायद द ग्रेट फिल्टर हमारे पीछे हो सकता है, जिसका मतलब यह है कि शायद हमारी मानवता ने इन सब मुश्किलों को बहुत पहले ही पार कर लिया हो। फिर भी अगर ये हमारे सामने है तो हम एक यूनिवर्सल एंटिटी को चैलेंज कर रहे हैं। हमें सरवाइव करना ही होगा और एक दिन इस दीवार को हम पार कर झांक कर देखेंगे तो सच में वहां शायद कोई नहीं होगा, तो हम जान जाएंगे कि हम इस ब्रह्मांड में वाकई अकेले हैं। आखिरकार द ग्रेट फिल्टर एक वार्निंग और एक मिस्ट्री दोनों है। ये केवल जीवित रहने का सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसे ब्रह्मांड में अपने स्थान को जानने का सवाल है जहां इंटेलिजेंट लाइफ, जितना हमें पता है, शायद सब गायब हो चुके हैं। द ज़ू हाइपोथेसिस। एक पल के लिए सोचकर देखिए कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। दरअसल इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स कहीं बाहर हैं जो हमें देख रही हैं, लेकिन दूर से। ये एक संभावना है जिसे ज़ू हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसका मतलब है कि एडवांस एलियन सभ्यताएं तो मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने सीक्रेट तरीके से हमें ऑब्जर्व करने का ऑप्शन चुना है, जैसे कि हम एक कॉस्मिक ज़ू में किसी जानवर की तरह हों। यह हाइपोथेसिस कुछ इस तरह से काम करता है। हो सकता है कि ये परग्रही जीव इतने एडवांस हों कि उनका हमारे साथ संपर्क करना हमारे नेचुरल एवोल्यूशन को डिस्टर्ब कर सकता है। इस वजह से वो हमसे छिपकर रहते हैं ताकि हम बिना किसी हस्तक्षेप के खुद को इवॉल्व कर पाएं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आराम से जी रहे होते हैं और हमें ये एहसास भी नहीं होता कि कोई इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म हमें शांति से देख रही है। वो हमारी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रही हैं। ज़ू हाइपोथेसिस को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि ये एक तरह का प्रोटेक्शन हो सकता है। जैसे हम जंगली जानवरों की प्रजातियों और उनके हैबिटेट्स को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स बनाते हैं, वैसे ही ये सभ्यताएं हमें बचा रही होंगी। लेकिन इससे एक डरावना सवाल भी उठता है, क्या कुछ ऐसा भी होगा जो इन्हें अपना अस्तित्व दिखाने पर मजबूर कर देगा? कुछ लोग मानते हैं कि हमारे विकास में कोई महत्वपूर्ण कदम, जैसे कि फास्टर देन लाइट ट्रेवल की खोज करना या फिर हमारी अपनी धरती से बाहर संपर्क स्थापित करने की कोशिश, इन सभ्यताओं का ध्यान आकर्षित कर सकती है। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि इस यूनिवर्स में कुछ ऐसे नियम हो जो ये सुनिश्चित करते हों कि जब तक कोई सभ्यता एक खास लेवल तक नहीं पहुंच जाती, तब तक वो किसी से संपर्क ही ना कर पाए। हमारे चारों ओर शांत ब्रह्मांड को एक बहुत बड़े और ना टूटने वाले शीशे की तरह सोचकर देखो, जिसमें कई दुनियाएं न जाने कितने ही प्राणी छिपे हो सकते हैं। अगर ज़ू हाइपोथेसिस सही है तो इसका एक मतलब तो ये है कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले तो बिल्कुल भी नहीं हैं। हम बस ध्यान से देखे जा रहे हैं। शायद हम सबसे शक्तिशाली और सबसे उन्नत भी नहीं हैं, और अगर हमें देखने वाली सभ्यताएं सच में वहां पर हैं, तो शायद एक दिन जब हम इस सर्टेन लेवल पर पहुंच जाएंगे तो हमें उनके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन तब तक हम अनजान बने रहेंगे, एक अदृश्य और ब्रह्मांडीय प्रयोग का हिस्सा होते हुए भी। द सिमुलेशन थियरी। अब हम आ पहुंचे हैं फर्मी पैराडॉक्स के सबसे माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन पर। द सिमुलेशन थियरी ये विचार कहता है कि हमारा पूरा यूनिवर्स और इसमें जो भी चीजें मौजूद हैं, जैसे कि आप और मैं, हम सब एक सिमुलेशन रियलिटी का हिस्सा हो सकते हैं। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजिटल कंस्ट्रक्शन जिसे बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन के अलावा
कोई और नहीं बना सकता। अगर हम फ्यूचर में एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि हम पूरी दुनिया की एकदम डिटेल्ड सिमुलेशन बना सकते हैं जिसमें कॉन्शियस बीइंग्स मौजूद होंगे जो जीते और मरते हैं, लेकिन उन्हें ये कभी एहसास नहीं होता कि उनके अस्तित्व की सच्चाई सिर्फ कंप्यूटर पर लिखा हुआ एक कोड है। अब इसी को एक बड़े स्केल पर सोच कर देखो, क्या हो अगर कोई दूसरी सभ्यता जो हमसे कहीं ज्यादा उन्नत हो, उसने एक ऐसा सिमुलेशन बनाया हो जो इतना परफेक्ट हो कि हम इस चीज में डिफरेंशिएट ही ना कर पाएं कि जिसे हम रियलिटी समझ रहे हैं असल में वो एक सिमुलेशन है। अगर ये थियरी सही है तो ये हमें समझा सकती है कि आखिर क्यों हम दूसरी सभ्यताओं का पता नहीं लगा पाए हैं जो हमसे ज्यादा उन्नत हों। हो सकता है कि हमें कुछ इस तरह से प्रोग्राम किया गया हो कि हम अपनी धरती के बाहर के जीवन का कभी कोई सबूत खोज ही न पाएं, ताकि सिमुलेशन की इंटीग्रिटी बनी रहे। इन उन्नत सभ्यताओं के लिए हम एक वैज्ञानिक प्रयोग, कोई एंटरटेनमेंट या शायद एक कला का हिस्सा हो सकते हैं। क्या हम किसी कॉस्मिक गेम के कैरेक्टर्स हैं जो इस सिमुलेशन के अंदर ही अपनी पूरी जिंदगी जिए जा रहे हैं, अपने अस्तित्व और असलियत से बेखबर रहते हुए। इस थ्योरी के कुछ समर्थकों का कहना है कि अगर हमारी तकनीक लगातार विकसित होती रहती है तो शायद हम इस सिमुलेशन में कोई ग्लिच या एनोमली का पता लगा पाएंगे। इसी सिमुलेशन में कुछ दरारें हो सकती हैं जो हमें सच्चाई का एहसास करवा सकती हैं। सिमुलेशन थियरी भी कई बड़े सवाल खड़े करती है। अगर हम वास्तव में एक सिमुलेशन में हैं, तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? क्या सिर्फ ये एहसास हो जाना कि हम एक आर्टिफिशियल यूनिवर्स में रहते हैं, क्या ये हमारे लिए कुछ बदल देगा, या फिर हम इसके बाद भी बिल्कुल वैसे ही जीते रहेंगे जैसे पहले जीते आए हैं? तो इन सब खोजों और एडवांसमेंट का मतलब ही क्या रह जाएगा, ये जानते हुए कि हम तो सिर्फ किसी और के डिजाइन का हिस्सा भर हैं। ये एक ऐसी थियरी है जो आंसर से ज्यादा सवाल खड़े कर देती है, और आखिरकार ऐसा भी हो सकता है कि जो रियलिटी हमें अब तक समझ आती है वो शायद कुछ ऐसा हो जिसकी हमने कभी कल्पना ही नहीं की। द डार्क फॉरेस्ट थियरी। अब तैयार हो जाइए फर्मी पैराडॉक्स के शायद सबसे डरावने सॉल्यूशन के लिए, द डार्क फॉरेस्ट थियरी। ये थियरी जिसे साइंस फिक्शन राइटर लियो एक्जिन ने पॉपुलराइज किया, ये कहती है कि हमारा ब्रह्मांड एक अंधेरे खतरनाक जंगल की तरह है। इस जंगल में हर एक सभ्यता एक चुप्पी साधे शिकारी की तरह होती है जो छिपकर सब कुछ देखती है, क्योंकि अपनी खुद की एग्जिस्टेंस या मौजूदगी को उजागर करना उनके लिए ये उनकी मौत का कारण भी बन सकता है। सोचिए एक ऐसा घना जंगल जहां हर छांव में शिकारी छिपे बैठे हैं। इस जंगल में जीव तभी जीवित बचे रहते हैं जब तक वो चुप रहते हैं, अदृश्य और छिपे रहते हैं। हमारा ब्रह्मांड भी इसी जंगल के समान है। अगर कोई सभ्यता अपने होने का संकेत देती है तो ये किसी आक्रमणकारी उन्नत प्रजाति का ध्यान आकर्षित कर सकती है जो उन्हें एक खतरे के रूप में देखेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में चुप्पी सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है बल्कि ये एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी भी है। डार्क फॉरेस्ट थियरी का सबसे डरावना पहलू ये है कि इस ब्रह्मांड में उन्नत सभ्यताओं की कमी नहीं है, लेकिन अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए वो सब चुप हैं। वो जानते हैं कि संपर्क करने से वो किसी आदमखोर सभ्यता की नजरों में आ सकते हैं, या फिर ऊर्जा की भूखी बैठी सभ्यताएं उन्हें नष्ट कर देंगी। और शायद वो हमारे बारे में भी जानते हैं। वो हमें देख रहे हैं, ये देखने के लिए कि क्या हम अपनी मौजूदगी उजागर करने की घातक गलती करेंगे या नहीं। तो जैसे ही हम अपने संदेशों को ब्रह्मांड में भेजते हैं इस उम्मीद में कि हमें कोई जवाब देगा, तो हम शायद खुद को एक ऐसे डरावने खतरे के सामने लाकर खड़ा कर रहे हैं जिसकी शायद हमें समझ भी नहीं है। डार्क फॉरेस्ट में सर्वाइवल का मतलब है शांत और चुप रहना। तो क्या हम कोई बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं? क्या हमें चुप रहकर दूसरी सभ्यताओं की नकल करनी चाहिए? ये वाकई डराने वाला है। कंक्लूजन, हमने फर्मी पैराडॉक्स के पीछे कुछ सबसे दिलचस्प और अनसेटलिंग थियरीज का पता लगाया। इस रहस्य के बारे में कि हमारा ब्रह्मांड इतना शांत क्यों है, क्योंकि जीवन के लिए यहाँ अपार संभावनाएं मौजूद हैं। ग्रेट फिल्टर की डरावनी संभावनाओं से लेकर डार्क फॉरेस्ट की हॉन्टिंग साइलेंस तक।
हर थियरी ये संकेत देती है कि ब्रह्मांड में शायद हमारी कल्पना से भी ज्यादा कुछ छिपा हुआ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक आखिरी आइडिया और है जिसे हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए। हमें अभी तक इस यूनिवर्स में कोई इसलिए भी नहीं मिला है क्योंकि शायद हम अभी भी शुरुआती फेज में ही हैं। कॉस्मिक स्केल को एक्सप्लोर करने के लिए शायद मानवता अभी बहुत शुरुआती मुकाम पर है। हम एक ऐसी युवा सभ्यता हैं जो ब्रह्मांड के रहस्यों की सतह को भी नहीं छू पाए हैं। अगर वहां बाहर कोई सभ्यता है तो हो सकता है कि ये केवल और केवल समय की बात हो। इससे पहले ना तो हम उन्हें खोज पाएंगे और ना वो हमें खोज पाएंगी। फर्मी पैराडॉक्स का ये रहस्य हमें कई अनजाने खतरों से हमारा सामना करवाता है। यह हमें याद दिलाता है कि शायद हमारी सबसे बड़ी खोज अभी हमारे सामने है, बस हमारे जाने पहचाने संसार की सीमाओं के पार। तो क्या हम अकेले हैं या फिर कुछ ऐसा है जो अभी तक सामने आना बाकी है? आपकी इस पर राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।